फिटर फर्स्ट ईयर में अध्ययनरत मेरे दोस्तों, इस प्लेलिस्ट में हम निम्मी क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। इस समय हम मॉड्यूल 5 पे हैं, जिसका शीर्षक है ड्रिलिंग। अब तक हम 40 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज इस वीडियो में उससे आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आज का पहला प्रश्न 41, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एक्स? एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है? ये टेपर कोई टूल है, उसके ऊपर आप टैंक देख रहे हैं, तो ये ड्रिल मशीन में या किसी टेल स्टॉक होता है उस पर फंसेगा। पहला है आर्बर। ये आर्बर सही आंसर हो सकता है। आर्बर कहते हैं जो भी आपके टूल को पकड़ता है उसको आर्बर कहते हैं, तो ये आर्बर की श्रेणी में आता है। ड्रिल चक तो ये नहीं है, ड्रिल चक तो ऐसा होता है। ड्रिल बिट, वो तो ड्रिल होती है, तो ड्रिल बिट तो ये नहीं है। और लास्ट ऑप्शन है चक्की। चक्की, चक्की वो आटा पीसने वाली नहीं है। चक्की चाबी, चक्की कुंजी, वो भी ऐसी नहीं होती, वो ये होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ए है। जो चित्र में आपको टूल दिखाया है वो आर्बर कहलाता है और इसका काम होता है कटिंग टूल को पकड़ना। टूल को मशीन में पकड़ने के लिए आर्बर की मदद ली जाती है, सहायक होता है आर्बर। 42, विच रीमर हैज़ लॉन्ग टेपर लीड? किस रीमर में लंबी टेपर लीड होती है? सॉकेट रीमर, यस, सॉकेट रीमर में लंबी टेपर लीड होती है। ये हमने पिछले किसी क्वेश्चन में देखा भी था। हैंड रीमर में भी टेपर लीड लंबी रखी जाती है। मशीन रीमर की तुलना में हैंड रीमर में टेपर लीड लंबी रखी जाती है। मशीन रीमर इसका आंसर नहीं है, क्योंकि मशीन रीमर में बहुत छोटी टेपर लीड रखी जाती है। और हेलिकल फ्लूटेड रीमर, अब हेलिकल फ्लूटेड रीमर सॉकेट रीमर भी हो सकता है, हैंड रीमर भी हो सकता है, मशीन रीमर भी हो सकता है। तो ये जो क्वेश्चन है 42, ये एम्बिगुअस है। एम्बिगुअस मतलब ये क्वेश्चन स्पष्ट नहीं है। आपके क्वेश्चन बैंक में इसका आंसर लिखा हुआ है हैंड रीमर, जो गलत नहीं है। अगर सॉकेट रीमर भी लिखा होता तो भी आंसर सही होता। और हेलिकल फ्लूटेड रीमर भी हो सकता है, सॉकेट रीमर भी होते हैं ना, हेलिकल फ्लूटेड भी हो सकते हैं, स्ट्रेट फ्लूटेड भी हो सकते हैं। मतलब उनके कटिंग टीथ जो हैं, कटिंग एज सीधी भी हो सकती हैं और घूमी हुई भी हो सकती हैं। घूमी हुई को हेलिकल कहते हैं। तो ठीक है, क्वेश्चन बैंक में इसका आंसर हैंड रीमर है, जो गलत नहीं है, लेकिन और आंसर्स भी हो सकते थे इस क्वेश्चन के। मैं ये मानता हूँ आप सब लोगों के पास इस क्वेश्चन बैंक की PDF होगी। मैं तो सिर्फ उसके सॉल्यूशन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। PDF आपके पास है, आप अपने आप उस PDF में क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन नंबर 42 की तुलना करें। एक में आंसर हैंड रीमर दे रखा है, एक में आंसर सॉकेट रीमर दे रखा है। दोनों ही आंसर सही हैं और मेरी तरफ से तो आंसर डी भी बिल्कुल गलत नहीं है। तो मैं इस सवाल को यही छोड़ देता हूँ आपके विवेक पर कि आप इसको कैसे समझेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट इज़ द टाइप ऑफ डिफेक्ट इन ड्रिल्ड होल? ड्रिल किए गए छेद पर किस प्रकार का दोष है? ऊपर एक ड्रिल आपको प्रदर्शित है और नीचे आपको वो ड्रिल जब होल बना रही होगी उसकी एक लोकेशन, पोजीशन बताई हुई है। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि इसमें किस प्रकार का दोष आएगा जब हम इस ड्रिल को कर रहे होंगे, इस छिद्र को बना रहे होंगे। गौर से अध्ययन करने पर यह पता चलता है कि हमारी ड्रिल का जो पॉइंट है वो होल के एक्सिस से हिला हुआ है। ड्रिल का पॉइंट यहाँ है और होल का एक्सिस यहाँ है। इसका मतलब यह है कि जब ये ड्रिल घूमेगी इस पिंडल में तो इसमें इसेंट्रिसिटी आएगी, यानी कि ये बड़ा होल बना देगी, क्योंकि चारों तरफ जब ये घूमेगी तो उस इसेंट्रिसिटी जितना बड़ा होल बनाती हुई चलेगी। इसका आंसर होना चाहिए बिगर होल। ऑप्शन सी सही है, ओवरसाइज्ड होल। ओवरसाइज्ड मतलब जो साइज से भी ऊपर हो, ज़्यादा हो, उसको ओवरसाइज्ड होल कहते हैं। तो इसका आंसर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इज़ द डिफेक्ट इफ़ पोर्स ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील गेट क्लॉग्ड? यदि ग्राइंडिंग व्हील के रोम छिद्र बंद हो जाएं तो क्या दोष है? रोम छिद्र तो हमारे खाल में होते हैं, स्किन में होते हैं। सवाल में हमसे ये पूछा जा रहा है कि वो जो ग्राइंडिंग व्हील में छोटे छोटे दाने होते हैं उनको एब्रेसिव ग्रेन्स कहते हैं, या ग्रिट भी कह सकते हैं उनको। उनके बीच में जिस धातु को आप ग्राइंड कर रहे हैं, अगर उसकी चिप्स उसके अंदर फंस जाएँ, उनके बीच में फंस जाएँ, उस दोष को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं लोडिंग। ड्रिलिंग तो उसको नहीं कह सकते ना भाई। अगर चिप आपके ग्राइंडिंग व्हील में चिपक गए या फंस गए ग्रिट के बीच में, ग्रेन के बीच में, तो उसको ड्रिलिंग तो नहीं कह सकते। ऑप्शन ही तो गलत है। ग्लेजिंग तब होता है जब ये ग्रिट की शार्प एजेस किसी हार्ड मटेरियल को घिसते हुए खुद ही घिस जाएं, तो एक शाइनिंग सी एक सतह आपको मिल जाएंगी और ये कुंद हो जाएंगी आपकी कटिंग जो एज हैं ग्रिट की, उसको हम ग्लेजिंग कहते हैं। और ड्रेसिंग होती है जब ग्लेजिंग और लोडिंग जैसे दोष को दुरुस्त किया जा रहा हो, सही किया जा रहा हो, उसको हम ग्राइंडिंग व्हील की ड्रेसिंग कहते हैं। हमसे सवाल में पूछा गया था कि अगर
ग्राइंडिंग करते हुए जिस मेटल को आप ग्राइंड कर रहे हैं उसके चिप्स ग्राइंडिंग व्हील की सतह पर एब्रेसिव के बीच में क्लॉग हो जाएं, यानी कि उसमें फंस जाएं। उस दोष को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ऑप्शन सी, लोडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, विच कास्ट आयरन हैज़ द एबिलिटी टू रिड्यूस वाइब्रेशन एंड टूल चैटरिंग इन मशीन टूल्स? किस कच्चे लोहे में मशीन टूल में कंपन और टूल चैटरिंग नहीं है, वो चैटरिंग है, चैटरिंग को कम करने की क्षमता है। चैटरिंग वही होती है एक धड़कन, एक कंपन। जब हम मशीन करते हैं तो टूल में, मशीन में और जॉब में एक धड़कन सी आती है, कंपन आती है, उसको चैटरिंग कहते हैं। तो कौन से कास्ट आयरन में इसको कम करने के गुण हैं? वो है ग्रे कास्ट आयरन। इसीलिए आपने देखा होगा अधिकतर मशीनों के बेस हम ग्रे कास्ट आयरन के बनाते हैं, क्योंकि उसमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है और उसमें इन कंपनों को कम करने की, यानी कि सहन करने की और उन्हें ख़त्म करने की एक क्षमता होती है ग्रे कास्ट आयरन में। इसका आंसर ग्रे कास्ट आयरन है। और नीचे जितने भी कास्ट आयरन के प्रकार दे रखे हैं, इनमें से किसी भी प्रकार के कास्ट आयरन से हम मशीनों के आधार या बेस नहीं बनाते हैं, क्योंकि इसमें वो गुण नहीं होते हैं। ना तो कंपन को सहन करने के गुण होते हैं नीचे वालों में, और ना ही कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को सहन करने के उतने अच्छे गुण होते हैं जितने ग्रे कास्ट आयरन में होते हैं। और ग्रे कास्ट आयरन हमें कौन सी भट्टी से प्राप्त होती है? कुपोला फर्नेस। क्वेश्चन नंबर 46, विच फर्नेस इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस रॉट आयरन? रॉट आयरन कौन सी भट्टी में प्रोड्यूस किया जाता है? पुडलिंग भट्टी में। आंसर सी सही है। ब्लास्ट फर्नेस में पिग आयरन, जो ओर से, यानी कि आयसक को जब हम स्मेल्टिंग करते हैं जिस भट्टी में, और पहली बार हमें आयरन या धातु प्राप्त होता है, वो भट्टी का नाम होता है ब्लास्ट फर्नेस। कुपोला फर्नेस कास्ट आयरन को बनाती है। पुडलिंग फर्नेस जो है उससे रॉट आयरन मिलता है, क्योंकि इसमें कोयला और आयरन एक साथ नहीं जलते हैं इसमें, इसलिए इसमें से कार्बन परसेंटेज कम हो जाती है। और पुडलिंग भट्टी में जो रॉट आयरन आपको प्राप्त होता है वो लोहे की सबसे शुद्ध फॉर्म होती है, क्योंकि उसमें कार्बन नहीं होता है। कार्बन साथ नहीं जलाना लोहे के, इसलिए उसमें कार्बन का मिश्रण नहीं होता है। आखिरी ऑप्शन इलेक्ट्रिक फर्नेस में हम एलॉय स्टील बनाते हैं, जैसे स्टेनलेस स्टील या कोई भी और एलॉइंग हमें करनी होती है, तब हम इलेक्ट्रिक फर्नेस का प्रयोग करते हैं। सवाल में हमसे पूछा गया था रॉट आयरन को बनाने की भट्टी का नाम बताएं, उसका नाम है पुडलिंग फर्नेस। क्वेश्चन नंबर 47, विच ओर इज़ यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट जिंक? जस्ता निकालने के लिए किस आयसक का प्रयोग किया जाता है? मतलब हमें जिंक के ओर का नाम बताना है। पहला ऑप्शन है बॉक्साइट, जो एल्युमिनियम का ओर है। दूसरा है गलेना, जो लेड का ओर है। कैलामाइन वो ओर है जिससे हम जिंक को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ऑप्शन सी सही है। और कैसेटेराइट टिन का SnO2 यानी कि टिन ऑक्साइड होता है ये ओर, और इससे हम टिन को निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर सी है, कैलामाइन ओर है जिंक का। क्वेश्चन नंबर 48, विच टूल इज़ यूज्ड टू चेक द इंटरनल क्लियरेंस ऑफ बियरिंग? किस उपकरण का उपयोग बेयरिंग की आंतरिक क्लियरेंस की जांच के लिए किया जाता है? आंतरिक क्लियरेंस मतलब जैसे बेयरिंग का जो अंदर वाला रेस होती है जो शाफ्ट के ऊपर चढ़ती है, शाफ्ट और उसके बीच में कोई गैप तो नहीं है, स्लीव और बेयरिंग की इनर रेस के अंदर कोई गैप तो नहीं है, इसको नापने के टूल का नाम हमसे पूछ रहे हैं। इस तरीके के जो पतले पतले जो गैप होते हैं जब हम फिटिंग करते हैं, जो पतले पतले गैप होते हैं, उनको नापने के लिए जिस गेज का हम प्रयोग करते हैं उसको कहते हैं फीलर गेज। तो क्वेश्चन नंबर 48 में हमसे पूछा गया था कि क्लियरेंस यानी कि गैप बेयरिंग और शाफ्ट के बीच में या होल और बेयरिंग के आउटर रेस के बीच में अगर कोई गैप है, उसे चेक करने के लिए हम किस गेज का प्रयोग करेंगे? फीलर गेज का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स? एक्स के द्वारा चिन्हित भाग का नाम क्या है? ये एक टूल है आपके सामने जिसपे एक्स या 4 पत्तियाँ नीचे आती हुई दिखाई दे रही हैं हमें, और ये पूछ रहे हैं कि इसका क्या नाम हो सकता है। कॉलर कहते हैं इस रिंग को। स्क्वायर हेड तो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो सबसे ऊपर, हेड तो सबसे ऊपर होगा ना, सर सबसे ऊपर होगा, वो ऊपर आपको चकोर एक हेड दिखाई दे रहा है, तो ये स्क्वायर हेड भी नहीं हो सकता। फिंगर्स, यस फिंगर्स हो सकती हैं, बॉडी ये नहीं हो सकती, बॉडी तो बीच में सारा आपको दिखाई दे रहा है, वो बॉडी है। तो इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर क्या हो सकता है? फिंगर। व्हाट इज़ द एंगल ऑफ एक्मे थ्रेड? एक्मे एक प्रकार की चूड़ियाँ हैं, उनके थ्रेड एंगल के बारे में हमसे पूछा जा रहा है। ये सवाल बहुत आता है, इसको ध्यान रखें। 29 डिग्रीज होता है। 66 डिग्री तो मुझे पता नहीं, लेकिन 60 डिग्री मैट्रिक थ्रेड का होता है, 55 डिग्रीज ब्रिटिश थ्रेड का होता है, और 45 डिग्रीज ट्रायंगुलर थ्रेड का होगा। ठीक है, तो एक्मे थ्रेड का एंगल होता है 29 डिग्रीज। एक्मे थ्रेड से जुड़ा एक और सवाल है जो कई क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इन चूड़ियों का प्रयोग कहाँ किया जाता है? एक्मे थ्रेड का प्रयोग लीड स्क्रू में, लेथ मशीन के लीड स्क्रूज में किया जाता है। ये दोनों ही डायरेक्शन में हैवी लोड को ट्रांसमिट करने के लिए एक्मे थ्रेड का हम प्रयोग करते हैं। ट्रेपेजॉइडल शेप की ये थ्रेड की श्रेणी में आता है।
परीक्षाएं बहुत नज़दीक हैं, तैयारी करते रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।